आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पलायन ने बचा ली सैकड़ों की जिंदगी, चमोली हिमस्खलन का एक बड़ा कड़वा सच, ये भी ठंड और पलायन का एंगल समझिए। चमोली एवलांच के घायलों का ऋषिकेश एम्स में होगा इलाज, एयर एम्बुलेंस हुई रवाना। वे वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए, सीएम योगी के उर्दू वाले बयान पर भड़के ओवैसी। दिल वालों हो जाओ सतर्क, बीजेपी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, नहीं सुधरे तो चुकानी होगी कीमत। 15 साल पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद पंप से नहीं मिलेगा पेट्रोल, प्रदूषण रोकने को दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। जब व्हाइट हाउस में निक्सन की जरूरत का इंदिरा गांधी ने दिया था करारा जवाब, जेलेंस्की तो लिजे निकले। ट्रंप ने जेलेंस्की को जड़ा कड़ा तमाचा, पुतिन के सहयोगी ने बैठक में तीखी बहस पर कह दी बड़ी बात। वैल्यूएशन कंफर्ट के बावजूद निवेशक शेयर बाजार से इसलिए दूर हो रही हैं, मार्केट में मंदी का डर। कौन होगा ऑस्कर 2025 का होस्ट, भारत में कब और कहां होगी सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग। और भारत और न्यूजीलैंड में वनडे में किसका पलड़ा भारी, जाने हेड टू हेड में कौन आगे। भारत चीन सीमा से करीब 55 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माना गांव ब्रू परियोजना स्थल के सबसे नजदीक है। शुक्रवार को इसी इलाके में हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 57 लोग फंस गए थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अधिकतर को सुरक्षित बचाया जा चुका है। लोगों को बचाकर इलाज के लिए माना गांव के आईटीबीपी कैंप में लाया जा चुका है। हम आपको बता दें कि यहाँ बेतहासा ठंड और रोजगार की तलाश की वजह से हिमस्खलन में लोग बच गए, नहीं तो सैकड़ों की संख्या में लोग फंस गए होते। बद्रीनाथ के आगे माना एक पर्यटन स्थल है। पहले इसे भारत का आखिरी गांव माना जाता था, अब इसे चीन सीमा से पहले का पहला भारतीय गांव कहा जाता है। यह चमोली जिले के उन कुछ गांवों में से एक है जहां के लोग हर साल नवंबर से अप्रैल तक कड़ाके की ठंड से बचने के लिए निचले इलाकों में चले जाते हैं। सर्दियों में यहां तापमान -17 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। चमोली एवलांच हादसे के घायल को ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस से लाया गया है। इस घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। चमोली हादसे के घायलों का ऋषिकेश एआईएम्स में इलाज होगा। इसके लिए ऋषिकेश एम्स से एयर एम्बुलेंस रवाना हो गई है। चमोली हादसे में घायलों को लेने यह एयर एम्बुलेंस गई है। चमोली से ऋषिकेश एम्स घायलों को लाया जाएगा। वहीं ऋषिकेश एम्स की तरफ से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चमोली एवलांच में फंसे मजदूरों के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत व बचाव कार्य में जुटी टीमों ने अब तक 50 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 4 मजदूरों की मौत हो गई है और वहीं एक मजदूर की तलाश जारी है। 2 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया जा रहा है। 22 मजदूर बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी और सेना कैंप में सुरक्षित हैं और 5 मजदूर अभी भी पूरी घटना में लापता हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सीएम योगी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर अपनी बातों को रखा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह साफ है कि यूपी के सीएम को उर्दू नहीं आती, लेकिन वे वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह साफ है कि यूपी के सीएम को उर्दू नहीं आती, लेकिन वे वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब तो केवल वही दे सकते हैं। यूपी के सीएम जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा से किसी ने इस देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वे गोरखपुर से आते हैं। रघुपति सहाय फिराक भी उसी गोरखपुर से आते हैं। वे उर्दू के मशहूर शायर थे, लेकिन वे मुसलमान नहीं थे। यह उनकी बौद्धिक क्षमता है। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाएंगे और जब सरकार आम जनता के बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है तो ये लोग उर्दू थोपने की वकालत करने लगते हैं।
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 15 से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल ने पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज दिल्ली में इस मुद्दे पर मैराथन मीटिंग हुई है। हमने कई पहलुओं पर चर्चा की है। पिछली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 3 विषय हैं। एक प्रदूषण जो डस्ट प्रदूषण है, एक व्हीलर प्रदूषण है, एक कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्प्रिंकलर भी नहीं लगाए गए थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 15 साल से पुराने व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस फैसले को हम 1 अप्रैल से लागू करेंगे। हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो 15 साल पुराने व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी। उन्होंने कहा कि हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पौधों को लगाने के अभियान में भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने ऐसे वाहनों को अब पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने की बात कही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से पुराने वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए पहले ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगी हुई है। अब सरकार ने एंटी स्मोगन गन लगवाने और क्लाउड सीडिंग पर भी अहम फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कुछ बड़े होटल हैं, कुछ बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट है, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। हम इन सब के लिए तुरंत एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए स्मोक गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मोक गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। सुपर पावर होने के लिए हथियार और पैसा जरूरी है, एक मजबूत नेता होने के लिए नहीं। वैसे भी अब सुपर पावर की पहचान मार्केट पावर से होती है। जंग के मैदान में आपकी ताकत से नहीं, एक मजबूत इंटरनेशनल लीडर होने के लिए पर्सनालिटी और अपने देश की जनता का प्यार मिलना जरूरी है। अमेरिका तो शुरू से एक ताकतवर देश रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके राष्ट्रपति किसी और देश के नेता को कमतर आंक सकते हैं। ऐसा होता तो वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान जैसे देश नतमस्तक हो गए होते। वियतनाम वार में अमेरिका को शर्मिंदगी झेलनी नहीं पड़ती। कोस्ट्रो जैसे अमेरिका विरोधी नेता की दुनिया में फैन फॉलोइंग नहीं होती। आंखों में आंख दिखाकर बात करने का जज्बा होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि सामने अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा है। हमारे पीएम मोदी ने इसी जज्बे के बूते पूरी दुनिया की कूटनीति में अलग मुकाम हासिल की है। आज किसी और वर्ल्ड लीडर में हम पर दबंगई दिखाने की हैसियत नहीं है। ऐसी हिमाकत इंदिरा गांधी के समय की गई थी, लेकिन आयरन लेडी ने तब उसका माकूब जवाब दिया था। इस लिहाज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की तीखी बहस को रूसी मीडिया एक अच्छी खबर के तौर पर देख रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी भी इससे बहुत खुश हैं। रूसी सुरक्षा परिषद के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने टेलीग्राम पर लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट ने यूक्रेन को कड़ा तमाचा जड़ा है। हालांकि यह नाकाफी है। हमें नाजी मशीन की सैन्य सहायता बंद करनी होगी। राज्य नियंत्रित मीडिया आउटलेट आरटी ने ट्रंप जेलेंस्की की बैठक को लेकर एक्स पर लिखा, जेलेंस्की अपने दोनों पैरों के बीच हाथ रखकर बैठे हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उन पर निशाना साध रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के मुताबिक यह चमत्कार ही था कि ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस किसी तरह जेलेंस्की पर हमला करने से खुद को रोक पाए। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका यह दावा था कि 2022 में कीव शासन अकेला था। शेयर मार्केट की गिरावट लंबी चल रही है। नियमित निवेशकों को नुकसान मार्केट का बॉटम कैच करने की कोशिश में भी हुआ है। पिछले दिनों जब तक बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट 10% के नीचे थी, तब तक इसे करेक्शन मानकर बॉटम पकड़ने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बाजार गंभीर गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं। निफ्टी 50 के कई दमदार स्टॉक अपने कई महीनों पुराने भाव पर उपलब्ध हैं, लेकिन इस वैल्यूएशन कंफर्ट में भी निवेशक एंट्री लेने के बारे
में सोच नहीं पा रहे हैं। बाजार में अविश्वास की स्थिति है क्योंकि पिछले 3 माह में कई पुलबैक रैली फेल हुई है। कई री एंट्री में भी स्टॉप लॉस लेने के कारण अब निवेशक आकर्षक वैल्यूएशन के बावजूद भी सतर्क हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज इस साल ऑस्कर अवार्ड्स 2025 का आयोजन करने के लिए तैयार है। इस प्रतिष्ठित सेरेमनी का दुनिया भर में लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हर साल की तरह इस बार भी कई फिल्में ऑस्कर जीतने की दौड़ में शामिल हुई हैं। वैसे यह समारोह अमेरिका में होता है, लेकिन आप भारत में भी इसका लाइव लुत्फ उठा सकते हैं। मोस्ट अवेटेड 97वें एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन अमेरिका में लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। भारतीय दर्शक इसे स्टार मूवीज या फिर जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। भारत में ऑस्कर 2025 को टेलीविजन और स्ट्रीमिंग दोनों पर देखा जा सकता है। टेलीविजन पर यह 3 मार्च को सुबह 5:30 बजे स्टार मूवीज और स्टार मूवीज सेलेक्ट पर शुरू होगा। यह अवार्ड फंक्शन जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध होगा। रिपीट टेलीकास्ट रात 8:30 बजे स्टार मूवीज और स्टार मूवीज सेलेक्ट पर दिखाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच रविवार 2 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच तय करेगा कि सेमीफाइनल मुकाबला किन टीमों के बीच खेला जाएगा। अगर भारत जीता तो उसका सामना ग्रुप बी नंबर 2 टीम से होगा, जबकि हारने पर उसे टॉप टीम से भिड़ना होगा। चलिए जानते हैं दोनों टीमें वनडे में इससे पहले कितनी बार आमने सामने हुई हैं, कितनी बार न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों की भिड़ंत हुई है और इनमें से किस टीम का पलड़ा भारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में सफर की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश को शिकस्त दी। भारत ने पहले बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान को हराया। दोनों मैच जीतने में ना भारत को और ना ही न्यूजीलैंड को कोई समस्या हुई। भारत और न्यूजीलैंड के 4-4 अंक हैं, लेकिन अच्छी नेट रन रेट के चलते न्यूजीलैंड ग्रुप ए की अंक तालिका में टॉप पर है।